जय श्री महाकाल। प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में। हर सप्ताह के वीक में हम लास्ट में शनिवार रविवार को खासकर एक विशेष टॉपिक आपके लिए लाते हैं। पिछली बार हमने शिक्षा के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बताया था। कुछ कुंडलियों का अध्ययन करके भी जाना था कि किस प्रकार सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। आज हमारा विषय रहने वाला विवाह। विवाह को लेकर क्या क्या समस्याएं आती हैं। किसी का विवाह तो शीघ्र हो जाता है, किसी को विवाह में दिक्कतें आती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है, विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद का उनका जो सुख होता है उनमें कई बार तनाव होता है, कभी अलगाव हो जाता है, कहीं डाइवर्सेस हो जाते हैं। तो चलिए कुंडली के माध्यम से आज समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है कि विवाह के विषय में, और विवाह को हम ज्योतिष में किस प्रकार से देखते हैं। हमारे चैनल से जुड़कर आप ये सारी जानकारी एक साइंटिफिक वे में, एक परंपरागत ज्योतिष के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा जो कुंडली का विश्लेषण किया जाता है वो वैदिक के रूप से तो किया ही जाता है, जेमिनी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष और कृष्णमूर्ति पद्धति का, और बीसीपी बीएसपी का भी सार लेकर हम कार्य करते हैं। यानी ज्योतिष की हर विधाओं को हम आजमा कर एक निर्णय लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए पेश करने का प्रयास करते हैं। जो हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, जिनकी सलाह होती है, वो हमसे सलाह हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बड़ा ही लंबा विषय है और इसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा की कृपा तो होनी ही चाहिए, और जो देकर भेजते हैं वो होता ही है। साथ ही एक परिश्रम और एक अथाह मेहनत इसके पीछे लगती है। तो ये हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। और दूसरा, मैंने एक अभी विषय बताया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि कभी भी किसी से कोई भी सलाह न तो किसी ज्योतिष को देना चाहिए बिना पूछे हुए या बिना किसी पारिश्रमिक के, ना ही किसी सामने वाले को लेना चाहिए। अब सामने वाले को क्यों नहीं लेना चाहिए? जब आप किसी के पास अपनी कुंडली ले जाते हैं या जन्म पत्र ये पूछते हैं, ले जाते हैं, तो उनसे एक बस आपका एक भटकाव सा रहता है कि आज इस ज्योतिष के पास गए, कल उस ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिष एक तरह से वाक सिद्धि का भी, इसे माँ सरस्वती का वरदान भी कह सकते हैं कि किसी किसी की जब अपनी साधना, अपनी वाक सिद्धि होती है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो फलित होने लगते हैं। वहां पे उनका फलित होने उनके साधना कार्य करने लगती है। तो अगर बार बार आप बिना मतलब कहीं पे भटकते हैं और कोई किस प्रकार के शब्द बोलता है, कोई किस तरह की बात बोलता है, तो वहां पे थोड़ी संभावना ऐसी हो जाती है कि आप तो वहां पे गए हैं लेकिन आपका फायदा होना के बजाय या किसी का कोई ऐसा शब्द आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रहे। किसी अच्छे दोस्त ज्योतिषी के पास जाएं, सलाह लें और सलाह का अनुसरण करें। बार बार घूमने से या करने से नहीं होता है। दूसरा, जब आप किसी से सलाह लेने जाते हैं तो सलाह एक तरह का किसी का जो निर्देश या जो पारिश्रमिक होता है वो बिल्कुल खुश मन से होके आपको उसकी दक्षिणा देना चाहिए। होता क्या है कि जब आपकी कुंडली में अ, गुरु ज्ञान का कारक होता है, और जब गुरु आपके भाग्य का भी कारक होता है, जब गुरु से संबंधित चीजों को आप कोई आपको अपना प्रारब्ध, अपनी साधना दे रहा है, तो उसके बदले में वो आप अगर उसकी पूर्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुरु भी अच्छा होता है और उनका गुरु भी डिस्टर्ब होने से वंचित रह जाता है। उन्हें उनका पारिश्रमिक मिलकर उनके जो ऋण बंध है वो भी टूट जाते हैं। इसलिए ज्योतिषी हमेशा कभी भी आप देखें बिना मांगे कोई सलाह नहीं देते हैं, और आपको भी मुक्त कंठ से होकर उनके आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा आप उनको दे रहे हैं। तो एक बड़ा हिस्सा आपका उनके साथ, एक सलाह ऐसी आ रही है जो जीवन पर्यंत आपको काम करने वाली है, तो उसका पारिश्रमिक तो आप नहीं दे सकते, लेकिन जितना दे सकते हैं उतना यथोचित उनकी दक्षिणा देनी चाहिए। ये एक ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत है जो मैंने विवाह से इसलिए करके देखा है क्योंकि कहीं न कहीं विवाह के कार्य में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट गुरु और शुक्र का
होता है। और गुरु और शुक्र जब आपके जीवन में खराब होने लगते हैं तो वो आपको जीवन में कई तरह की परेशानियां, कई तरह के दोष लगने शुरू होते हैं। और कुंडली में भी जब गुरु और शुक्र में दोष होते हैं तभी विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यहाँ पर इस प्रकार है, इस चीज को समझें और कार्य करें। चले आगे बढ़ते हैं हमारे विवाह के सेगमेंट में। विवाह को देखने के लिए हम किसी कुंडली में क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो जैसे हम किसी भी बात को करते हैं कि किसी भी चीज को लेते हैं तो सबसे पहले कुंडली के हम मुख्य भाव यानी लग्न और उसके लग्नेश को देखते हैं। लग्न क्या होता है? लग्न जो कुंडली का प्रथम अक्षर, प्रथम भाव होता है, उसको हम लग्न कहते हैं। अब लग्न के जो हमारी डेफिनेशन है वो कई तरह से फिर आगे परित हो जाती है। वो किस भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है, किस राशि का है, उससे लग्नेश का, उसका लग्नेश कहाँ बैठा है। लग्न तो वहीं रहेगा लेकिन लग्नेश कहाँ कहाँ बैठा है, इन चीजों को देखना पड़ता है। सारी चीजों की स्थिति को एनालाइज करने के बाद उनकी इच्छाओं को पता किया जाता है कि हाँ इस तरह का इनके जीवन में, इस कुंडली के चार्ट में विवाह का प्रॉमिस है या नहीं। अगर विवाह का प्रॉमिस है तो वो किस तरह से उनकी इच्छा है या नहीं है, उनके खुद का समर्पण हो रहा है कि नहीं, उनकी मन की बात क्या कर रही है विवाह को लेकर, या विवाह के प्रति उनके मन में एक क्या थॉट है। ये सारी चीजें हमें कुंडली के लग्न भाव से पता चलती है। दूसरा मुख्य भाव जो विवाह का कारक माना जाता है वो होता है हमारे कुंडली का सातवां भाव। कुंडली का सातवां भाव हमारा विवाह के कार्य को दर्शाता है। विवाह से संबंधित सारी जानकारियां सप्तम भाव और सप्तमेश को देखकर की जाती है और उन्हीं के आधार पर हम विवाह की सारी चीजें आपके पार्टनर्स को लेकर, आपके विवाह की जो स्थिति किस प्रकार रहेगी, उन सारी चीजों का एनालाइज करते हैं। तो सप्तम भाव तो काफी महत्वपूर्ण है ही सही, और साथ में सप्तमेश के जो संबंध है, इस तरह का अभी जो चार ये संबंध ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो सप्तम भाव जब हम केवल विवाह की दृष्टि से देख रहे हैं तो सप्तम भाव और सप्तमेश की ऊपर कौन कौन से ग्रह हैं और कौन कौन सी दृष्टियां हैं उसका एक विस्तृत रूप हमारे सामने हो जाता है। क्योंकि अब हमारे पास सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, कौन से ग्रह आ रहे हैं, उन पे दृष्टियां क्या है, लग्न लग्नेश पे दृष्टियां क्या है, सप्तम सप्तमेश पे दृष्टियां क्या है, इन चीजों को हम लग्न कुंडली में देखते हैं। फिर इसके डीप अध्ययन के लिए या और भी ज्यादा गहराई से देखने के लिए हम वर्ग कुंडलियों का सहारा लेते हैं। अब हमारी वर्ग कुंडलियां क्या कहती हैं? वर्ग कुंडलियों में जो मुख्य तौर पे हम तीन कुंडलियों को अधिकतर देखते हैं, वो तीन कुंडलियां होती हैं हमारी लग्न कुंडली तो है ही सही। वर्ग कुंडलियों में नमाश को हर प्रकार से बड़े ही इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से हम उसे देखते हैं कि नमाश में अगर कोई ग्रह बलि है या पाप प्रभाव में है तो वो चीजें आपके लग्न कुंडली को भी, उनके फलों को भी प्रभावित कर देती है, उसे चेंज कर देती है। तो नवांश कुंडली का होना बहुत ही आवश्यक है, और खासकर विवाह संबंधी बातों को करते हैं तो नवांश को देखना बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो एक अच्छा नवांश देखने की प्रक्रिया आपको आना चाहिए। एक अच्छे ज्योतिष को इन नवांश का अध्ययन तो करना जरूरी ही जरूरी है। अब चूंकि बात विवाह संबंध और यहाँ तक आ चुकी है, नवांश में आपने उनको देख लिया, वर्ग कुंडलियों में लग्न कुंडली और नवांश में आपने तारतम्य बिठा लिया, फिर उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। लेकिन दोनों को डिसीजन को और कंप्रेहेंसिव और आगे बढ़ाने के लिए, इसको डीप एनालिसिस के लिए हम दो और कुंडलियों का सहारा लेते हैं। दो कुंडलियां जिनमें मुख्यतः विवाह के सुख को और इनको देखने के लिए की जाती है, वो D30 चार्ट है और D60 चार्ट है, यानी त्रिशांश चार्ट और D60 चार्ट षष्ठ्यांश चार्ट को देखते हैं। चूंकि D30 और D60 चार्ट अपने आप में काफी ही माइन्यूट होते हैं समय परिवर्तन को लेकर, साथ ही उनका अध्ययन भी हर किसी को हो ये जरूरी नहीं है, और कहाँ तक आप उन बातों को दे सकते हैं। दूसरी इस चीज के मैटर में आपका जन्म का जो गणना है, जन्म की एक प्रक्रिया है और एक अनुभव है, वो काफी मैटर रखता है। तो इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं, उनको देखते हैं और विवाह के हर छोटी बड़ी चीजों को देखते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि विषय और अनुभव इन इतने पैरामीटर्स में, ये केवल मैं आपको वैदिक के माध्यम से बता रहा हूं। जब हम और भी इनमें विधियों को, उनके विधाओं को इनमें सम्मिलित करते हैं, जैसे जेमिनी ज्योतिष को लेते हैं
कृष्ण बुद्धि पद्धति को लेते हैं। साथ ही हमारे नक्षत्रों की जब हम गणना करना शुरू करते हैं तो नक्षत्रों के विषय पे जाते हैं तो एक लंबा व्यापक विषय हो जाता है। और जब हम वर्ग कुंडलियों की बात करते हैं तो वर्ग कुंडलियों के अंदर भी कई सारे देवता होते हैं। उन देवताओं के क्या स्थिति है उनको देखते हैं तो फिर जाकर एक पूरे विवाह प्रकरण को हम समझते हैं, उस कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो जो केवल विवाह को लेकर ही अपनी डीप एनालिसिस चाहते हैं और डीप्स रूप से अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये थोड़ा श्रम साध्य कार्य जरूर है और जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन जो इसकी डिटेल रिपोर्ट कराना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की सारी डिटेल्स जो हमारी रिपोर्ट्स हैं कैरियर को लेकर होती है वो अलग होती है, विवाह को लेकर अलग होती है, संतान को लेकर अलग होती है। धन की दृष्टि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसको हम अलग तरह से देखते हैं। ऐसे कई तरह की विधायक जितने भी प्रश्न हैं उनका एक डिटेल आपको हॉरोस्कोप अलग से बनाकर हमारे द्वारा दिया जाता है। चूंकि समसाध्य कार्य है तो थोड़ा एक अलग ही तरह से इसको देखना पड़ता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जो सामान्य कुंडली अध्ययन के लिए आते हैं, मोटा मोटे जो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हर कोई ज्योतिषी इतना दिमाग अपना समय व्यर्थ नहीं करता है और वो एक डिटेल में थोड़ी थोड़ी बात ऊपरी ऊपरी बताकर एक सामान्य दृष्टिकोण से कुंडली को बता देता है। तो इसे भी आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना आपकी श्रद्धा होती है सामने वाला भी उतना ही देता है जितना आप देना चाहते हैं। इसे किसी और तरीके से तोल के देखना, क्योंकि ये भी खुद उनका जीवन किस एक गतिविधि का हिस्सा है, उनका अर्निंग का एक हिस्सा है, उनके इतने वर्षों की रिसर्च की इसमें छुपी होती है, श्रम साध्य होता है। तो ये ध्यान में हर एक आगंतुक को भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं विवाह की। जो सारी विधियां हमने बता दी है उनको कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं एक कुंडली की ओर। एक लाइव उदाहरण आपके लिए रहते हैं, साथ ही उनकी कंसल्टेंसी भी मेरे साथ है, तो उस कंसल्टेंसी को भी मैं आपके माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ। अब ये एक कुंडली हमारे पास आई है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। इनका जन्म 97 का है और 97 से अभी तक काफी समय हो चुका है, लेकिन विवाह की अभी तक इनको दरकार है। और विवाह में कहीं न कहीं त्रुटियां, कहीं न कहीं संबंध होते होते रह जाता है, या कुछ संबंध इनके जमते हुए उसमें दिक्कतें आने लगती है। तो इन्होंने मुझसे आज संपर्क किया है। इसके लिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाकर प्रस्तुत करने के, ताकि इससे आपको भी लाभ मिले। ऐसे 2-4 और कुंडलियां के जो मेरे पास आई हुई हैं उनका भी मैं विश्लेषण आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से करने वाला हूं। तो ये कुंडली जो हमारे पास आई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली है और इसके लग्नेश बुध होते हैं, सप्तमेश गुरु होते हैं, और आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से जब हमारे लग्नेश हैं वो 10वें भाव में विराजमान है, और उसमें से 10वें भाव में एक साथ बुध, शुक्र, शनि, केतु, सूर्य, 5 ग्रहों की युतियां एक साथ हो रही है आपके इनके 10वें भाव में। तो इस तरह से एक ग्रह युद्ध सा चल रहा है। वहां पे शुभ प्लैनेट्स भी हैं, क्रूर प्लैनेट्स भी हैं, और कहीं न कहीं जो शादी के जो कारक हैं या वे कार्यों के जो अधिवक्ता हैं, कर्म कारक शनि भी वहीं विराजमान है। तो एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन इनके जीवन पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिश्रम में भी खूब है, इनके साथ इनका शासन का भी और इनके पिता का भी इनके साथ काफी सहयोग है। सारी चीजें मिल रही हैं। केतु भी वहां पे हैं तो वो धर्म अध्यात्म की तरफ भी उन्हें ले जाते हैं। शुक्र बुध होने से उन्हें काफी कंफर्टेबल और अच्छे कार्य भी, कई कई कार्य ऐसे होते हैं जो उन्हें तत्काल से हो जाते हैं। क्योंकि शत्रु राशि भी है तो कहीं न कहीं उनको उन चीजों का पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता है। राहु मंगल वक्री होकर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चूंकि राहु तो वक्री होते हैं, लेकिन मंगल जो होते हैं वो वक्री होकर अगर चौथे भाव में बैठे तो कहीं न कहीं उनकी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं। राहु तो उच्च के हैं, लेकिन मंगल वहां का वक्री होकर बैठना कुछ न कुछ उनके जीवन में, उनमें भाइयों को लेकर, अपने खुद की प्रॉपर्टी को लेकर कहीं की दिक्कत करता है। तो चलिए ये विषय नहीं है वहां पर, लेकिन बात करेंगे विवाह को लेकर ही।
तो इस कुंडली में जो विवाह का सप्त लग्नेश है वो भी काफी एक तरह से कह सकते हैं कि शत्रु अवस्था में है और उतना बली नहीं बोल सकते, लेकिन दशम भाव में होने की वजह से और थोड़ा सा शुक्र के साथ होने से एक स्थिति ठीक ठीक बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से इतना उनमें बल नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर उनके मन की इच्छा की बात थी और मन को संबंधित कार्यों को लेकर बात थी, तो वो थोड़ा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि सप्तमेश की विवाह के लिए जो सप्तमेश है गुरु इस कुंडली में खुद अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव में गुरु का जाना, गुरु का पीड़ित होना कहीं ना कहीं इसमें दिखाता है। और गुरु चूंकि स्त्री की कुंडली में पति का कारक भी होता है, तो पति का कारक जब अष्टम भाव में चला जाता है तो कुछ न कुछ वहां पर एक दिक्कतों का उनका सामना करना। उनकी राशि जो मकर राशि में विराजमान है, कहीं न कहीं उनके इस विवाहिक कार्यों में जो उनको देरी हो रही वो इसी कारण से हो रही है। जो इनका कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं शनि और गुरु का प्रभाव इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। और एक अष्टमेश और दशम भाव का जो परिवर्तन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो इनको पुराने कार्मिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने कभी इनके साथ कभी किसी गुरु का अनादर हुआ हो इस जन्म में या किसी कार्यों से हुआ, तो उसके कारण भी कुछ चीजें यहाँ पे दिक्कतें पैदा कर रही है और शादी में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मुख्य दो बातें थी, गुरु और शनि का एक्सचेंज भी है और साथ में इनका एक दूसरे का गुरु का अष्टम भाव में जाना भी कहीं न कहीं उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा, अगर इस कुंडली में और हम आगे चर्चा करें, क्योंकि स्त्री जातक की कुंडली में अगर हम नाड़ी ज्योतिष चूंकि भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी देखें तो राहु के साथ मंगल पड़ा हुआ है और मंगल जो होता है कहीं न कहीं पति का कारक होता है। पति को स्त्री की कुंडली में पति को इससे भी देखते हैं। और जब राहु मंगल की युति हुई है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा एक वक्री मंगल भी है, तो थोड़ा सा एक डिले उसकी वजह से भी पाप ग्रहों के प्रभाव से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी एक मोटी मोटी जो बातें जो हम लग्न कुंडली से देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा जेमिनी ज्योतिष भी देख लेते हैं। जेमिनी ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो दारा कारक जो इस कुंडली के है वो मंगल ही है और मंगल वक्री होकर चौथे भाव में बैठे हैं। क्योंकि मंगल खुद वक्री होके चौथे भाव में बैठे हैं तो इनकी जो मन स्थिति है, जो घर में इनका जुड़ाव है वो ज्यादा इनको कहीं न कहीं प्रेरित करता है। और विवाह का सुख जो होता है, अगर वो हम देखें तो विवाह का सुख भी उन्हें उतना अभी तक इसीलिए नहीं प्राप्त है कि वक्री कुछ न कुछ चीजों में डिले करते हैं, उनको देरी से करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक स्थिति यहाँ पे सामान्य तौर से लग्न कुंडली पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम नवाज चार्ट की बात करें तो नवाज चार्ट में इनकी इच्छा क्या करती है, विवाह के प्रति इनकी इच्छा क्या है। तो विवाह के प्रति इनकी इच्छा दिखाई दे रही कि कहीं न कहीं ये अपने कुछ पुरानी चीजों को लेकर एक स्ट्रगलिंग इनके खुद के विवाह के करने की स्थिति, जो मन की स्थिति है वो उनको देरी करवा चुकी है। कहीं न कहीं इनके विचारों में शुरू से ये रहा होगा कि मुझे विवाह थोड़ा देरी से करना है, अभी मेरी उम्र नहीं है, या अभी मैं इन उम्र को अभी इस कार्य को मुझे नहीं करना चाहिए, या कुछ पुराने ऐसे हर्डल्स रहे होंगे जिनकी वजह से ये विवाह का इन्होंने पहले देरी का प्रयास किया और वो समय बढ़ता हुआ आगे उसने देर करा दी। पहले इनकी इच्छाओं में थोड़ा सा विलंब था और विलंब की वजह से ये अब समय थोड़ा निकलता गया और अब जब विवाह करने की बारी आ रही है तो संबंध और वो समय नहीं रहा। तो एक तरह से ये देखें हम कि इनकी मन की इच्छा है वो विवाह को खुद को देरी से करने की थी। मंगल भले यहाँ पे उच्च के देख रहे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं मन स्थिति पे, लेकिन कहीं न कहीं आज इन राशियों का आपसी परिवर्तन भी एक काफी मैटर रखता है। इनकी डिजायर्स, इनकी जो उम्मीदें थे वो काफी ज्यादा विस्तृत थी। ये काफी कुछ अपने इनकी आकांक्षाएं थी कि मेरा विवाह इसे हाई प्लेस पे हो, हाई
एक अथॉरिटी के साथ हो, उस चीज को भी इनकी काफी इच्छाएं प्रबलतम थी। कुछ चीजें हैं जो इनमें दिखाई दे रही है कि वो उनकी जो चाह है वो भी एक बड़े लेवल को थी, तो वो शायद उसी वजह से भी डिले हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि अगला कार्य क्या है। अब सप्तमेश की स्थिति देखते हैं। सप्तमेश जो है वो खुद मकर राशि में बैठे हुए हैं, और मकर राशि चूंकि शनि की राशि होती है तो वो देरी का कारण तो होती ही है। तो कहीं ना कहीं इनके कुंडली में जो डिले है वो तो एक स्वाभाविक रूप से अ, दिखाई दे रहा था। विवाह का प्रॉमिस क्या है, ये तो डिले तो जो होना था वो हो चुका है। अब इनके विवाह में आगे की क्या विवाह का है या नहीं है, विवाह का इस कुंडली में आश्वासन मिलता है या नहीं मिलता है। तो कुंडली को अगर प्रॉमिस देखें कि विवाह हो, इस कुंडली में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो जी हाँ, इस कुंडली में विवाह के अच्छे योग हैं। और जब भी शनि का गोचर या गोचर जब भी होगा शुक्र के ऊपर से, या शुक्र का गोचर शनि से कहीं से संबंध बनेगा, गुरु से बनेगा, तो इनका विवाह होना तय है। और विवाह अच्छा होना ये भी एक काफी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि जो इन्होंने चाहा था, इनके मन में इच्छाएं थी कि मेरा विवाह एक ऐसे उच्च स्थान पर हो, एक ऐसे हाई डेस्टिनेशन पे हो जहाँ पे इनकी इच्छाएं थी, तो विवाह भी एक काफी अच्छी प्लेस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस जिसके लिए उन्होंने डिले किया था, वो डिले भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विवाह का प्रॉमिस इनके अंदर काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि आगे की कुंडली क्या कहती है कि इनकी अ, विवाह का सुख किस प्रकार रहने वाला है। तो विवाह का इनकी कुंडली में जब हम त्रिशांश कुंडली में जाकर और षष्ठ्यांश कुंडली में जाकर इस चीजों का अध्ययन करेंगे। विवाह के सुख के लिए जब हम बात करते हैं, तो विवाह के जब मुख्य स्थिति इनके त्रिशांश कुंडली में काफी अच्छी बनी हुई है, काफी ये घर परिवार का सुख भोगते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मेलिफिक्स वहां पे प्लैनेट्स हैं और कुछ मेलिफिक्स चीजें हैं जो इनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा और आलीशान सुख का इनका स्थान है। सुख देरी से मिल रहा है लेकिन काफी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो प्राप्ति है, एक अथॉरिटी है, वो भी काफी अच्छी है। तो विवाह के दृष्टिकोण से काफी अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि डी 60 चार्ट के हिसाब से इनकी कुंडली क्या कहती है। जब इनका कुंडली में देखते हैं तो ये एक बड़े ही अथॉरिटी के साथ, एक डिजायर, एक ऐसे व्यक्ति के साथ इनकी विवाह होने के जो काफी समाज में रेपुटेटेड है, ऐसी जगह इनका विवाह होना लग रहा है। कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और आकांक्षी व्यक्ति होंगे जिनके साथ इनका विवाह होना है। उनकी समाज में एक अच्छी गहरी पेठ हो सकती है। और इस तरह से दोनों के जो कुंडलियां बताए, स्वयं की कुंडली से ये देख सकते हैं कि उनको किस प्रकार से क्या प्राप्त हो रहा है। तो D60 चार्ट में भी इनके प्रोमिस काफी अच्छे दिखाई दे रहा है। विवाह में जो डिले था वो हो चुका, लेकिन अब चूंकि दशा और इनके ऊपर जाकर देखते हैं कि ये कुंडली क्या कहती है, इनका विवाह कब तक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इनके दशा की। दशा निर्णय के हिसाब से अभी इनके जो वर्तमान दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, और शनि का उसमें अंतरा दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या संबंध बन रहा है सप्तम सप्तम में इसके साथ। शुक्र जो है वो इस कुंडली में जो विवाह के कारक हैं उनकी ही दशा चल रही है। और चूंकि मिथुन लग्न के लिए शुक्र योग कारक बनते हैं, तो इनका समय काफी अच्छा चल रहा है। और अभी उसमें शनि का जो इनका अंतरा 2025 अक्टूबर से लगा है, उसके हिसाब से जब शनि की जब अंतरा हमने देखा था कि शनि ही इनके लिए निर्णायक होंगे, तो शनि की अंतरदशा में यानी 2025 से लेकर 2028 के बीच में इनका विवाह, ये इनकी प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। अब चूंकि बात करते हैं सूक्ष्म रूप में आने के लिए कि सूक्ष्म रूप में इन्हें क्या चीज है जो विवाह को दे सकती है। तो जब हम इनकी अंतरा का निर्णय करेंगे, तो इनकी अंतरा में हमें देखना पड़ेगा कि इनका संबंध किस प्रकार आ रहा है। चूंकि शुक्र और अभी शनि का गोचर
अभी वर्तमान में ठीक चल रहा है, तो एक निर्णय भी बन सकता है कि इनके जो शनि की अंतर्दशा में विवाह के संबंधित बातें और विवाह को लेकर काफी अच्छा समय बनता है। और भी हम इसमें आगे बढ़ के देखें तो कुछ और भी दशा सिस्टम इसमें लगाकर एक फाइनल एनालाइज करेंगे इनके जेमिनी दशा से भी। जेमिनी दशा में इनका मंगल जो दारा कारक है और दारा कारक होकर वो क्या समय हमको निर्धारण देता है, हम उसको भी देखते हैं। तो इनकी दशा को जिस प्रकार देखते हैं तो अब इनकी दशा का योग तो काफी अच्छा विवाह काल निर्णय बता रहा है। अब ये शनि में शनि का जो इनका अंतरा है तो समय तो इनका शुरू हो चुका है, लेकिन शनि के इस प्रभाव में इनको विवाह कब मिलेगा इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो शनि में इनकी बातों का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है, लेकिन जो विवाह काल मुझे दिखाई दे रहा है जब शनि में शुक्र का प्रत्यंतर लगेगा, यानी ये 2026 के अंत में अक्टूबर से लेकर जो समय शुरू होने वाला है उस समय में इनका विवाह हो सकता है। चलिए इसमें हम और भी कारकों का देखते हैं जी के कब कर सकते हैं। तो जो समय दिखा रहा है उसके हिसाब से ये जब इनका जेमिनी का समय तो चल ही रहा है, उसके बाद इसमें जब यानी 2026 दिसंबर के बाद इनका समय विवाह का काल एक इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। समय अभी पूरी तरह सही चल रहा है, ऐसा नहीं कि इनके संबंध चलेंगे, बातचीत चलेंगे। जब जब बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इनको नवंबर दिसंबर के बीच में इनके विवाह कार्य का निर्णय होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब इसमें ये समय आएगा उस समय ये विवाह को काफी अच्छी तरह से इनका पूरी तरह इनकी जो डिजायर है वह पूरी होती दिखाई दे रही है। जो विवाह में इनका डिले का समय था वो पूर्ण हो चुका है। इनका विवाह अब जो सही समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब चंद्र की जब इसमें चंद्र का गोचर जब इसके अंदर कुंडली से गुजरेगा, प्रत्यंतर गुजरेगा, उस समय पर इनका विवाह। और अगर हम दूसरी कुंडलियों के आधार पर देखें तो दिसंबर 26 के बाद और 27 से पहले चरण में यानी इसका विवाह होना तय है। तो आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही है। जितना हो सके आपको क्या करना है इस कुंडली के हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद लें, गुरुओं से जुड़ें। और कुछ चीजें हैं जो अब रामेश्वरम में या अपने कोई भी स्कूल या गरीबों को शिक्षा की कुछ चीजें इनके हाथों से डोनेट कराएं, अच्छी चीजें कराएं तो इनके जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। तो एक ये विस्तृत कुंडली निर्णय जो करीब आधे घंटे का हमारा हो चुका है और इसमें उन सारी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया है कि विवाह को कैसा देखा जाए। अगली कुंडली में हम फिर विवाह के विषय को ही लेकर चर्चा करेंगे। तब तक हमें इजाजत दें। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफी मेहनत के साथ एक पूरा डिटेल्स वीडियो में आप इस विवाह को लेकर आपको बताता हूँ। इस विवाह के और जो भी कितने भी सेगमेंट कैरियर शिक्षा का होता है, एक जो सत्य ज्ञान है, जो ज्योतिषीय ज्ञान है, वो आपको दिखाने का एक सात्विक रूप में प्रयास करता हूँ। यह हमारा कोई विशेष प्रयोजन या स्टूडियो नहीं है जहाँ पे हम इसको वो करते हैं। जो भी मेरे पास सामान्य संसाधन है, एक ज्योतिष जो आपके साथ लागू हो सकता है उसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसी के साथ अब इजाजत दें, फिर अगली बार मिलेंगे अगले सप्ताह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। परमात्मा की कृपा सब पे बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।